ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, आपके दो कथन दे रखे हैं, उसमें से सही कौन सा ही बताना आपको। इसकी रचना क्या है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की जो रचना क्या है, किसने की है, जेम्स मिल ने की है। कब की, 1817 में। पहले जो कथन है ये है। दूसरा है, इस पुस्तक में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हो, हमने जो मॉक टेस्ट है, ये जो टेस्ट सीरीज शुरू की है, उसमें अगर देखिए तो हमने 3 जो सीरीज़ हम पहले देख चुके हैं। ये हमारी चौथी टेस्ट सीरीज़ है। तो देखें तो शायद आपको अच्छी लगे होंगे टेस्ट सीरीज। तो देखिए, क्योंकि इसमें जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं, सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और जो देखें तो ये सारे के सारे क्वेश्चन NCERT के ही हैं, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। और इस प्रकार से जो क्वेश्चन है कि जो आपके CTET में पूछे जाते हैं। अगर देखें, आप देख भी रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन इस प्रकार से क्या है बनाए हैं कि बिल्कुल आपके CTET में इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये मतलब देखें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। और जो नए स्टूडेंट हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट, उन्हें तो पता ही है कि हमारे क्वेश्चनों को लेवल क्या है, किस प्रकार से हम तैयारी करा रहे हैं। बाकी जो नए स्टूडेंट हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखें हमारी क्लासों को। थोड़ा सा शुरुआत में आपको भले ही लगेगा कि भाई नया चैनल है, तो जिसके कारण क्या थोड़ी सी आपको लगेगा व्यूज़ कम है। तो बाकी कंटेंट हमारा बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल गारंटी है। CTET आपका गारंटी से पास हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल वादा है। तो चलते हैं अपने जो क्वेश्चनों की तरफ, क्योंकि हम ज़्यादा बातें नहीं बनाते, क्योंकि हम क्या है, ज़्यादा फोकस करते हैं आपके जो कंटेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बातें बना लेके तो बहुत हैं। बाकी देखें तो हम क्वेश्चन अब शुरू करने वाले हैं। तो देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि हम क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो देखें जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, आपके 2 कथन दे रखे हैं, उसमें से सही कौन सा ही बताना आपको। इसकी रचना क्या है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की जो रचना क्या है, किसने की है, जेम्स मिल ने की है। कब की, 1817 में। पहले जो कथन है ये है। दूसरा है, इस पुस्तक में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। तो ये अगर देखें तो NCERT में बिल्कुल साफ साफ दे रखा है। और देखिए, क्योंकि हमने जो नोट्स बनाए हैं, अब जाकर देखो प्लेलिस्ट में 17 क्लासेज हैं, वो क्लास 6 से लेकर 12 तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल सभी कवर किए उसमें हमने। तो देखिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देखो, बिल्कुल बहुत अच्छे से बारीकी से सभी का वर्णन किया है उसमें। सभी के सभी में अगर देखें नोट्स फॉर्मेट में दे रखी हैं, सारा की सारी चीज़ें बातें हैं। तो इन्हें हम क्वेश्चन फॉर्मेट में कर रहे हो, बाकी यहाँ भी बताएंगे आपको डिटेल में ही। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे तो इसमें कौन सा हमें ऑप्शन ठीक है। तो अगर देखें आंसर बता देते हैं, इसमें क्या है, दोनों ही आपके ठीक हैं। A और B इसमें दोनों ही आपके ठीक हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो पुस्तक है, जो जेम्स मिल ने ही लिखी थी कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 में। तो इसमें क्या है, जो इस पुस्तक में देखें तो जो भारत के इतिहास का विभाजन 3 खंडों में किया था। देखें सबसे पहले था हिंदू काल, फिर मुस्लिम काल, फिर क्या है, अंग्रेजों का समय। इस प्रकार क्या है, हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज, इस प्रकार क्या है, 3 खंडों में इसका विभाजन कर दिया था जेम्स मिल ने। तो हमने देखा था NCERT में जो नोट्स देखोगे आप, उसमें सारे का सारा लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1690 में सूतानाती में एक कारखाना की स्थापना किसने की थी। ये सूतानाती में जो कारखाना बनाया था वो किस अंग्रेज ने बनाया था। तो देखेंगे इसका आंसर आ जाएगा आपका जॉब चार्नक, ये इसने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। तो क्वेश्चन है रॉबर्ट क्लाइव से कि क्लाइव ने के नेतृत्व में जनवरी 1757 में कलकत्ता पर फिर से कब्जा करने के बाद सिराजुद्दौला ने लगभग सभी मांगों को मानते हुए अंग्रेजों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि का नाम क्या था। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा हो अच्छे से तो एक बार पढ़ो इसे, फिर देखो कि है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन है क्या, तो देखेंगे बात कर रहा है किसकी लड़ाई की, जो 1757 में कौन सी लड़ाई हुई थी। तो आपको पता है कि हुई थी प्लासी की लड़ाई। तो प्लासी की लड़ाई में कौन सी संधि हुई थी, तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। तो ये हुई थी आपकी अलीनगर की संधि। तो घुमा फिरा कर थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी अगर आप वैसे जानेंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्लासी की लड़ाई हुई थी, उसमें कौन सी संधि हुई है, तो उसमें हुई है अलीनगर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखो कि बात करता है सिराजुद्दौला के बारे में। सिराजुद्दौला के बारे में जो कुछ कथन है, तो देखो उसने मतलब सिराजुद्दौला ने
जून 1756 में कलकत्ता की घेराबंदी कर दी और उसे क्या है पर कब्जा कर लिया था। कि क्या है देखेंगे, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है जो देखा था हमने इसी से रिलेट करता है क्वेश्चन भी, कि देखेंगे कि तभी क्या है देखें तो 1757 की क्रांति हुई थी, तो 1756 में क्या कहता है उसने कि कलकत्ता के पर क्या है घेराबंदी कर ली थी। उसके बाद में क्या वह कलकत्ता को मीर जाफर के हवाले करके मुर्शिदाबाद लौट गया। तो देखेंगे लौट गया था। तो इसमें से देखेंगे कौन सा कथन ठीक है कौन सा गलत है। देखेंगे नेक्स्ट, वह उस ब्लैक होल त्रासदी के लिए जिम्मेवार था नहीं था जिसमें क्या है 123 अंग्रेजों की मौत हुई थी। तो इसका तो आंसर आपको मिल गया होगा, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि क्या है ये इसके लिए तो जिम्मेवार था सिराजुद्दौला है। और देखेंगे चौथा पॉइंट है, अंग्रेजों के विरुद्ध प्लासी की लड़ाई में उसे अपने रईसों एवं क्या है सैनिकों का पूरा समर्थन मिला था। तो देखेंगे आपको इसका आंसर बताना है। आंसर आपके पास बस 2 सेकंड है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, इसका आंसर आपका ऑप्शन सी 1 और 3, 1 सही है और 3 सही है, बाकी 1 और 4 गलत है। क्योंकि क्या है अंग्रेजों के विरुद्ध क्या है प्लासी की लड़ाई में उसे क्या है किसी का साथ देखें तो नहीं मिला था, ये इसका आंसर हो जाएगा इसलिए। और उसने क्या है जून 1756 में क्या है किले की घेराबंदी मतलब कर दी, उस पर क्या है कब्जा कर लिया। देखेंगे पूर्ण रूप से कब्जा नहीं किया था। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है मीर जाफर से है। तो मीर जाफर के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं। पहला है देखेंगे कि प्लासी के युद्ध से पहले वह सिराजुद्दौला का दीवान था। और देखेंगे अंग्रेजों द्वारा नवाब बनाए जाने के बाद उसे अंग्रेजों को क्या है वर्धमान की जागीर प्राप्त की थी, प्रदान की थी। और देखेंगे अंग्रेजों की जगह डचों को ले आने के उसके प्रयासों को बेदरा में हुई उसकी हार के साथ धक्का पहुंचा। और देखेंगे उसने स्वेच्छा से अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया। तो ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं, थोड़ा सा देखें तो ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन हो सकता है, बाकी आप अगर इसे गहराई से देखोगे समझोगे तो इतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं ये। तो देखेंगे इसका आंसर क्या है, 2 सेकंड आपके पास। तो इसका आंसर है 1 और 2। देखेंगे इसका आंसर है 1 और 2। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं, आपको मैं डिटेल बता दूं। देखो क्या है कि मीर जाफर नवाब की सेना का प्रधान सेनापति था, क्योंकि इसमें पहले पॉइंट गलत हो जाता है कि क्या है दीवान नहीं था। प्लासी के युद्ध में पहल मतलब सिराजुद्दौला दीवान था, दीवान नहीं था, क्या है सेनापति था, प्रधान सेनापति था मीर जाफर का। दूसरा है प्लासी में क्या है मिली हार के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी, आपको पता ही था दी। और क्या है मीर जाफर को नवाब बनाया गया था। फिर मीर जाफर ने अंग्रेजों को बंगाल बिहार और उड़ीसा में क्या है मुक्त व्यापार का अधिकार दिया था। और 24 परगना हम देखते हैं कि आपको बताया 24 परगना की जमींदारी दे दी थी अंग्रेजों को। फिर मीर जाफर को क्या है क्लाइव का सियार, ये आप याद रख लेना कि क्लाइव का सियार किसे कहा जाता है, तो मीर जाफर को ही कहा जाता है क्लाइव का सियार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो जाएंगे इसके जो समरी हो जाएगी, डिटेल हो जाएगी पूरी पूरी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है। आगे देखेंगे तो इसमें क्या है मिलान करना है, मिलान का क्वेश्चन है तो आपको मिलान करना है। तो देखेंगे देखो रॉबर्ट क्लाइव बक्सर का युद्ध, हेक्टर मुनरो प्लासी की लड़ाई, सुजाउद्दीन बंगाल बिहार उड़ीसा का अंतिम नवाब, और क्या है नजमुद्दौला बंगाल बिहार और उड़ीसा का पहला नवाब। तो इसमें देखेंगे क्या क्या इसके आंसर हो जाएंगे। तो इसका आंसर जवाब दो। देखो इसका आंसर हम बता देते हैं। तो इसका आंसर रहेंगे आपका बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था, आपको पता है ये होगा आपका मुनरो, मुनरो बक्सर का हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव को पता है कि प्लासी का युद्ध हुआ था, अभी तो देखा तुमने, अगर देखें रॉबर्ट क्लाइव प्लासी की लड़ाई में था। और देखें सुजाउद्दीन, तो सुजाउद्दीन क्या है बंगाल बिहार और उड़ीसा का पहला नवाब था। और क्या है देखेंगे नजमुद्दौला जो क्या है बंगाल बिहार उड़ीसा का क्या है अंतिम शासक बनेगा। तो इस प्रकार क्या है हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है सटीक बैठ रहा। ए का देखेंगे बी, ए का बी यहाँ पर है और ए का बी यहाँ पर भी है। तो देखेंगे तो फिर है 2 का ए, तो 2 का ए यहाँ भी है और 2 का ए यहाँ भी है। देखेंगे आगे है सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन है
3 का डी, तो 3 का डी यहाँ है परंतु यहाँ नहीं है, तो इसलिए अब ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यह कथित ब्लैक होल ट्रेजेडी कहाँ हुई थी, तो आप बताओ कहाँ हुई थी ये। तो देखेंगे ये हुई थी आपका कलकत्ता में। तो इसके बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। जो कहाँ हुई थी, जो ब्लैक होल ट्रेजेडी थी वो हुई थी कलकत्ता में। तो देखें कलकत्ता का क्या है, ब्लैक होल कलकत्ता के पुराने किले फोर्ट विलियम में एक छोटा सा कमरा था या कोठरी थी, जहां बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला, मैंने आपको बताया था कि इनके क्या है सैनिकों ने 20 जून 1756 को क्या है किले पर कब्जा करने के बाद क्या है अंग्रेजों को युद्धबंदी यहाँ पर बना लिया था। अब देखें कितने थे उस कोठरी में, क्या है ये बात थी आपको पता है 20 जून, तो 2 जून में आपको पता है कितनी गर्मी पड़ती है। तो उसके बाद में देखेंगे तो 146 जो व्यक्ति थे जो बंदी बनाए थे अंग्रेजों के, उन्हें क्या है एक कोठरी में बंद कर दिया था। और उसके बाद में देखेंगे तो 123 कैदियों को कि क्या है वहीं पर मृत्यु हो चुकी थी। इसे कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखें, ये है सूची 1 और सूची 2 के साथ क्या है मिलान करें और नीचे दिए गए कोडा को उत्तर देना है। प्रथम आंग्ल युद्ध, मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय और चतुर्थ। तो इसमें देखने ये मिलान करने आपको कौन कौन था उस समय। देखो सर आयरकूट था, जॉन स्टुअर्ट था, जनरल स्मिथ था और क्या है मेजर जनरल डिमोज। तो ये देखेंगे किस किस के साथ ये संधि हुई हैं, तो युद्ध हुए हैं ऐसे देखते हैं क्योंकि संधि भी इन्हीं के साथ हुई है। तो किस किस के बीच इनके युद्ध हुए हैं या संधि हुई है, तो देखिए बताएं इसका आंसर, बिल्कुल गौर से देखें से किस किस के बीच हुए हैं। तो इसका देखेंगे जो आंसर रहने वाला है आपका, पहले इन्हें मिलान कर लेते हैं तो आंसर तभी पता चलेगा। देखेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका सर आयरकूट, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका सर आयरकूट हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन हो जाएगा, तो इसमें क्या है जनरल स्मिथ हैं, प्रथम में जनरल स्मिथ हो जाएंगे। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में देखेंगे कौन हो जाएगा, तो मेजर डिमोज हो जाएगा। तो आपको चौथा आपको बताइए, फिर आपको आंसर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार देखेंगे इसका ऑप्शन फिर ए में ही सारी बातें सटीक हो रही हैं। ए का सी देखेंगे, दो मतलब 2 का ए है, 3 का डी है और 4 का बी है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो मैसूर राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो नहीं कहा, इसमें थोड़ा सा गौर देना है कि देखो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर के एक बड़े भाग को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया था। देखेंगे मैसूर के नए शासक के साथ अंग्रेजों ने एक के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन, आपको आंसर देने क्या इसका आंसर है। तो इसमें देखेंगे दोनों ही ठीक हैं, ए और 2 दोनों ही सही है क्योंकि देखेंगे तो जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में क्या है मैसूर के बड़े हिस्से पर क्या अंग्रेजों का कब्जा हो गया था और मैसूर के जो नए शासक के साथ क्या अंग्रेजों ने एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार था। तो रैयतवाड़ी की बात कर रहे हैं, तो ये जो अगर देखें सारे के सारे इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं। रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ चली थी, किसने चलाई थी, महलवाड़ी किसने चलाई थी, कहाँ शुरू हुई थी, और स्थायी बंदोबस्त है जो वो कहाँ शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था, सारी की सारी बातें हैं। वैसे देखेंगे आगे क्वेश्चन है इसमें भी आ जाएगा। बाकी देखेंगे रैयतवाड़ी का आपको आंसर देना क्या है। तो एक आपको हो जाएगा थॉमस मुनरो, इसका आंसर आपका थॉमस मुनरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित राज्य प्रणाली का कालानुक्रम क्या है। जो क्या है ये आपको किस किस काल में कौन कौन सी प्रणाली लागू की थी ये आपको बताना है। देखें तो रैयतवाड़ी है, स्थायी बंदोबस्त है, मतलब महलवाड़ी है और नीलामी प्रणाली है। तो देखेंगे इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे तो इसका आंसर है आपका सबसे पहले चौथी थी नीलामी। अगर देखेंगे जो नीलामी थी वो सबसे पहले थी, उसके बाद में क्या आ चुकी है हमारी स्थायी बंदोबस्त है फिर दूसरे नंबर पर। तो इसके आंसर पहले देख लेते क्या हो जाएगा, चौथा दूसरा पहला और तीसरा, चौथा दूसरा पहला तीसरा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे तो नीलामी है, फिर है आपकी स्थायी बंदोबस्त है, फिर आपका रैयतवाड़ी और लास्ट में आपका महलवाड़ी। तो देख लेते कब कब शुरू हुई है, फिर आपका आंसर मिल जाएंगे। अगर देखें नीलामी प्रथा है जो ये 1772 में चलाई थी। तो किसने चलाई थी, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा ये चलाई गई थी नीलामी प्रथा।
उसके बाद में क्या है, स्थायी बंदोबस्त है, आपको पता ही है 1793 में शुरू हुई थी स्थायी बंदोबस्त। उसके बाद में देखेंगे तो हमारा है कौन सा था, रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी शुरू हुई है आपकी 1820 में और महलवाड़ी शुरू हुई है 1822 में। तो इस प्रकार क्या है, हमारे ऑप्शन ये मिल चुके हैं डिटेल में पूरी पूरी। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट है अंग्रेजों के आने से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासियों द्वारा प्राप्त आदिवासी अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आदिवासी के पास प्रशासनिक शक्तियां नहीं थी। अगला है भूमि एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियमों को निर्धारित करने के लिए आदिवासियों की अपनी पुलिस व्यवस्था थी। देखें तो आपका क्या इसका आंसर होने वाला है, तो देखें आपका आंसर इसी में छुपा हुआ है। देखिए यहाँ तो बात कर रहा है कि पुलिस व्यवस्था थी और यहाँ कर रहा है कि मतलब शक्ति नहीं थी उनके पास प्रशासनिक। तो देखिए इसका आंसर एक होगा, क्योंकि ये गलत है, पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा ठीक है, क्योंकि इनके पास प्रशासनिक शक्ति थी। तो इस प्रकार क्या है, इसका ऑप्शन केवल 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महाराष्ट्र में बस्तर विद्रोह हुआ था और वर्ली विद्रोह मध्य भारत में हुआ था। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो आपके पास बस 2 सेकंड है। तो देखें इसका आंसर आपका रहेगा कि दोनों ही 2 गलत है। इसमें क्यों गलत है, इसमें क्या है, दोनों ही आपके उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि इसका उल्टा कर रखा है कि देखेंगे महाराष्ट्र में तो वर्ली विद्रोह हुआ है, सुनना बस, कि महाराष्ट्र में तो क्या है, वर्ली विद्रोह हुआ है और बस्तर विद्रोह हुआ है मध्य भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा। अगर देखें तो बस्तर विद्रोह कब हुआ है, ये हुआ है आपका 1910 में बस्तर विद्रोह, और वर्ली विद्रोह देखेंगे तो 1940 में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ था। इसका ये आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है बिरसा मुंडा के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो उसका आंदोलन आदिवासी समाज में सुधार लाने के उद्देश्य से था। उन्होंने मुंडाओं से तंत्र मंत्र एवं जादू टोना पर विश्वास करने से रोकने का आग्रह किया था। तो आपको आंसर देना है इसके, क्वेश्चन आसान है। देखें तो ये दोनों ही बातें इनकी ठीक हैं, देखें तो दोनों ही बातें बिल्कुल इनकी ठीक हैं। तो इसलिए क्या है, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों ही ठीक हैं। क्योंकि आपको पता है क्यों क्या है, जादू टोना जो मंत्र संत्र करते थे उनसे क्या है दूर हटने की बात करते हैं। और एक तरीके से देखेंगे बिरसा मुंडा समाज सुधारक भी थे। ठीक, मुंडा जाति थी उससे संबंधित थे। आगे देखेंगे, क्योंकि अगर देखें डिटेल में देखें तो मैं नोट्स बना रखे भाई, नोट्स जाकर देखो, बिल्कुल डिटेल में नोट्स बना रखे हैं। बिरसा मुंडा के बारे में सब कुछ डिटेल से बता रखा, A to Z, कब हुआ था मुंडा विद्रोह, सारा कुछ मुंडा विद्रोह के बारे में A to Z सारी की सारी जानकारी आपको वहाँ मिलेगी। यहाँ तो आपको बस क्वेश्चन कराए जा रहे हैं कि आपका लेवल देखा जा रहा है कि आपका लेवल अभी है क्या। तो अगर आप क्वेश्चन जो सही कर पा रहे हो, पॉज करके वीडियो देखो, मेरा आंसर बताने से पहले आपको जो आपसे ऑप्शन देने हैं। तो अगर ठीक है तो आपका बिल्कुल लेवल अच्छा है, तो आप बिल्कुल ये लगा लो 130 पार जाओगे। बाकी वरना देखें तो थोड़ा लेवल कम है, तो आपको फिर मेहनत करने की जरूरत है। नोट्स देखो मेरे और उस नोट्स बनाओ अपने, उसमें से फिर क्या है क्वेश्चन आंसर लगाओ। और चलो नेक्स्ट देखते हैं, ज़्यादा बातें ना करके। अगला क्वेश्चन है, ये हमारे शायद 1857 की क्रांति से शुरू हो चुके हैं। तो क्वेश्चन है ब्रिटिश इंडिया आर्मी में क्या है, चर्बी वाले कारतूस वाले नए एनफील्ड राइफलों को कब से उपयोग में किया जाने शुरू हुआ था। देखें तो आपका आ जाएगा इसका आंसर, बताओ आप पहले। तो हो जाएगा आपका जनवरी 1857 से क्या है ये शुरू किए थे, जो चर्बी वाले कारतूस थे नए वाले। देखें तो आपको अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे के बारे में। देखो क्वेश्चन है कि देखो मंगल पांडे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको क्या है नहीं पर थोड़ा सा जोर देना है कि सही नहीं है। पहला, वह बैरकपुर में क्या है तैनात 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे। मार्च 1857 में उसने क्या अकेले दम पर विद्रोह किया और 2 अंग्रेजों अधिकारियों को मार डाला था। उसने क्या स्थिति की निराशाजनक स्थिति को एहसास करने पर आत्महत्या करने का व्यर्थ प्रयास किया था। उसे क्या अंग्रेजों ने मार डाला था। तो यहाँ पर देखेंगे जो सही नहीं है, नहीं पर ध्यान देना है। देखेंगे तो आपका आंसर इसमें मिल चुका होगा, क्योंकि वो 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के नहीं थे, वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। ये तो आपका गलत हो गया पहला ही। देखेंगे तो दूसरा हमारा है मार्च 1857 में उसने क्या अकेले दम पर, अगर देखें अकेले दम पर उन्होंने नहीं किया था। अगर देखें उन्होंने क्या है जो अपने साथियों को उन्हें भड़काया था
और तब जाकर क्या है विद्रोह किया था। बाकी मेन अगर देखें लीडर वही थे, परंतु क्या है अकेले दम पर नहीं किया था, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, उसने क्या है आत्महत्या करने का व्यर्थ प्रयास किया था, ये ठीक है, क्योंकि उसने क्या है अपने आप को स्वयं को गोली मारने की एक बार मतलब गोली मारी भी थी, परंतु वो बच गए थे। उसने क्या है अंग्रेजों से मार डाला। आपको पता है कि उसे 8 अप्रैल को 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया था। तो ये दोनों बातें ठीक हैं, देखेंगे तो 1 और 2 दोनों इसका आंसर हो जाएंगे। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हर बार लगभग लगभग, ये सबसे ज़्यादा एक तरीके से देखें तो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए निम्नलिखित पर क्या है विचार करना है। नाना साहेब कानपुर, हजरत बेगम जो महल है वो है लखनऊ से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, और खान बहादुर खान आरा से, और कुंवर सिंह बरेली से। तो आपको इसका आंसर देना है कि ऊपर में से कौन से सही ढंग से सुमेलित हैं। तो सही ढंग से सुमेलित आप स्वयं कर लेना, और आप इसका क्या है स्वयं ही आंसर लगा लेना। मैं कुछ आपको क्या है बताने वाला हूँ कौन कहाँ से है, तो आपको क्या है बस ये नोट कर लेने, थोड़ा सा वीडियो को आराम आराम से देखना है, और अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि कौन कौन है जो कहाँ कहाँ से किसने क्या एक तरीके से विद्रोह किया है। तो विद्रोह का केंद्र है तथा उसके जो नेता हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल अच्छे से नोट करते जाना। देखिए सबसे पहले दिल्ली के बारे में आपको बता दो। तो दिल्ली में कौन है, बहादुर शाह जफर है, आपको पता है जिसे बहादुर शाह द्वितीय कहते हैं, और उसके साथ में कौन है बख्त खां, ये हो जाएगा। देखिए कानपुर से कौन है, तो कानपुर से नाना साहेब है, टाटा टोपे हैं, ये हो जाएगा। और क्या है एक और भी है अजीमुल्ला खान हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे हमारे कानपुर से। लखनऊ से देखेंगे तो बेगम हजरत महल है, ये हो जाएगा। जो ये लखनऊ वाला इलाका वो मतलब देखें अवध वाला ही हो जाएगा, अवध से देखें या कहाँ से लखनऊ से। फैजाबाद से देखेंगे तो मौलवी अहमदुल्ला वहाँ से हो जाएंगे। झांसी की रानी आपको पता है झांसी से हैं, या लक्ष्मीबाई झांसी से हैं। बरेली से कौन है, खान बहादुर खां बरेली से हैं। और जो आरा जो बिहार में पड़ता है, आरा बिहार देखेंगे तो जो जगदीशपुर भी कहते हैं, आरा बिहार कह लो या जगदीशपुर कह लो, एक इलाका वहाँ से हो जाएंगे कुंवर सिंह, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो अगर देखें कुंवर सिंह यहाँ बरेली दे रखा गलत है, तो आप इसका आंसर देख लेना आप खुद ही कि कहाँ कहाँ से मैंने आपको बताया, आपको आंसर मिल गया होगा। वैसे अगर इसका आंसर देखें तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका 1 2 ये हो जाएगा 3, ये हमारे ठीक है, बाकी दोनों लास्ट के गलत हैं। तो अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम मोहन राय, जो राजा राम मोहन राय हैं, क्योंकि राजा की उपाधि किसने दी थी, और बता दूं आपको अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। तो राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, देखेंगे। उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा का नाम बदलकर ब्रह्म समाज रख दिया गया, ये आपके 2 दे रखे हैं। तो बिल्कुल दोनों देखें तो सटीक आंसर इसके। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। तो देखो इसमें अगर देखें तो जो आत्मीय सभा है, आत्मीय सभा है उसकी स्थापना क्या है 1815 में की थी। अगर देखें राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना क्या है 1815 में की थी, परंतु क्या है इसका नाम बदलकर फिर क्या कर दिया था, इसका नाम बदलकर आत्मीय सभा का नाम बदलकर क्या है ब्रह्म समाज जो किया था, वो कब किया था, वो है आपका 1828 में इसका नाम बदल दिया था। तो इसका क्या है आपके ऑप्शन हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो आपका क्वेश्चन है कि दोनों ठीक हो जाएंगे, इसका तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे स्वामी दयानंद के बारे में आपको कुछ कथन दे रखे हैं, बताना है। उन्होंने कर्म की अवधारणा को नकारा, पहला है उन्होंने कर्म की अवधारणा को नकारा। उन्होंने ब्राह्मणों के लिए क्या महत्वपूर्ण स्थिति की क्या को अस्वीकार कर दिया। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर केवल 2 रहने वाला है। क्यों, क्योंकि अगर देखें उन्होंने क्या है कर्म की अवधारणा को नहीं नकारा है, परंतु उन्होंने क्या है जो ब्राह्मणों के लिए महत्वपूर्ण स्थिति को जरूर नकार दिया है, अस्वीकार किया है, परंतु क्या है उसने जो है कर्म की अवधारणा को नहीं नकारा है। तो इसका आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1872 की बात है कि मूल विवाह अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं। तो क्या है गलत बताना आपको। तो ये क्या है, यह लोकप्रिय रूप से क्या है नागरिक विवाह अधिनियम के रूप में जाना जाता था। इसने क्या है ब्रह्म विवाह को वैध कर दिया, ये हो जाएगा। और क्या है इसमें क्या है इसने क्रम से 18 से 20 वर्ष की लड़कियों एवं लड़कों के लिए की विवाह क्या है आयु निर्धारित की। 18 साल देखेंगे लड़कियों के लिए और 20 साल क्या देखेंगे लड़कों के लिए। 18 लड़की और 20 लड़का।
तो ये आपका देखेंगे यही गलत हो जाएगा। तो देखेंगे इसमें 18 वर्ष का लड़का होना चाहिए और 14 वर्ष की लड़की, ये न्यूनतम आयु रखी गई है। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देखेंगे इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जाने। देखो, सेन ने क्या है इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन का गठन किया और ब्रिटिश सरकार को क्या 1872 की उस मूल विवाह अधिनियम, जिसे क्या सिविल मैरिज एक्ट कहा जाता है, को लागू करने के लिए मतलब सहमत किया, जिसने क्या ब्रह्म समाज को वैध बताया और दूल्हे की आयु देखें तो 18 वर्ष और दुल्हन की क्यों आयु क्या है 14 वर्ष न्यूनतम बताई है। तो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, यह है दयानंद सरस्वती के बारे में। तो दयानंद का नारा वेदों के और लौटो किसकी क्या है पुनर्प्रवर्तन का आह्वान था। तो क्या है ये किसकी तरफ आह्वान करते हैं, मतलब वेदों की ओर लौटो, वैदिक काल की तरफ लौटो दोबारा, या वैदिक विद्या की तरफ, या धर्म की वैदिक शुद्धता की तरफ। तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी क्या है वैदिक विद्या और वैदिक शुद्धता की तरफ क्या है लौटने की बात करते हैं। तो 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत की में क्या है औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में 1883 में एल्बर्ट बिल द्वारा किसकी मांग की गई थी। तो देखेंगे किसकी मांग की गई थी एल्बर्ट बिल द्वारा। तो आपका क्या आंसर रहने वाला है, तो इसका आंसर रहेगा आपका आंसर नंबर डी। तो ये बात करते हैं भारतीय दंड संहिता से प्रजातीय पूर्वाग्रह को समाप्त करने की ये बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला देखें तो क्या है इसमें दे रखा निम्नलिखित में से कौन सा सही है। लीडर देखेंगे, लीडर क्या है मदन मोहन मालवीय, युगांतर वरिंद्र कुमार घोष और यंग इंडिया एनी बेसेंट। तो इसमें से आपको क्या है कौन से सही हैं। तो इसमें देखेंगे ये दोनों सही हैं, पहले ए और बी ये सही हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि क्या है यंग इंडिया क्या है गांधी जी द्वारा चलाया गया था, इसलिए क्या ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि देखो नरमपंथियों और उग्रपंथियों के बीच का अंतर प्राकृतिक में पूर्ण होने के बनिस्पत सापेक्षता निम्नलिखित में से कौन उनमें से संबंधित हैं। तो देखेंगे कि नरमपंथी क्या है विधायी सुधार, नागरिक सेवाओं का क्या है भारतीयकरण आदि जैसे सौम्य सुधारों में विश्वास रखते थे। उग्रपंथी स्वराज्य चाहते थे। नरमपंथियों ने निष्क्रिय प्रतिरोध का अनुसरण किया। तो आपको अगर देखेंगे इसका आंसर क्या होने वाला, तो अगर देखें तो इसका आंसर होने वाला 1 और 2 दोनों, क्योंकि तीसरा देखें तो गलत है, क्योंकि क्या है निष्क्रियता की बात कोई नहीं करता। देखें तो क्या है इसलिए आप इसका आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है यह है आपका असहयोग आंदोलन के बारे में। तो असहयोग आंदोलन देखो कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के 2 मुख्य पक्ष थे, अर्थात रचनात्मक एवं क्या है ध्वंसात्मक। निम्न में से कौन सा रचनात्मक पहलू में शामिल है। तो शामिल कौन सा है देखेंगे रचनात्मक में शामिल। तो देखेंगे शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, स्वदेशी वस्तु का प्रचार और स्वयंसेवक वाहिनी का नामांकन, और देखेंगे और क्या है उपाधि और सम्मान का त्याग। तो क्या है देखेंगे अभी हम सारे के सारे पहलू जानेंगे। देखो रचनात्मक क्या होता है और ध्वंसात्मक क्या होता है। रचनात्मक देखेंगे तो किसी चीज़ की रचना करना, किसी चीज़ को बनाना या बढ़ावा देना, और ध्वंसात्मक क्या है अगर देखेंगे किसी चीज़ का ध्वंस करना है उसे हटा देना, ये हो जाएगा अगर सिंपल वे में बताऊँ आपको मैं। परंतु देखेंगे ये तीनों ही 1, 2 और 3 ये तीनों ही क्या है रचनात्मक में हो जाएंगे, परंतु उपाधि को लौटाना और सम्मानों का त्याग करना है ध्वंसात्मक, क्योंकि हम कुछ चीज़ लौटा रहे हैं। ठीक, इसलिए क्या है इसका ध्वंसात्मक हो जाएगा। आप देखें तो आपको डिटेल थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। देखो असहयोग आंदोलन का अर्थ सरकार द्वारा पारित कानूनों एवं नियमों का अनुसरण करने से सक्रिय रूप से इनकार करना था। इस आंदोलन में 2 प्रकार के विषय थे, रचनात्मक एवं क्या है ध्वंसात्मक। रचनात्मक विषयों के अनुसार में क्या है विभिन्न बहिष्कार कार्यक्रमों को बढ़ावा देना तथा बेरोजगारों को काम देना दृष्टिकोण से क्या है 20 लाख चरखों का वितरण तथा विदेशी कपड़ों के स्थान पर हाथ से बने भारतीय कपड़ों के उपयोग के लिए तिलक के नाम पर क्या है 1 करोड़ रुपए का कोष जुटाने का निर्णय लिया था। ये हो जाएंगे हमारे कौन से रचनात्मक वाले। ध्वंसात्मक वाले देखें तो इसमें क्या है न्यायालयों, शैक्षणिक संस्थानों और विधानसभाओं के बहिष्कार,
साथ साथ उपाधियों एवं सम्मानों को त्याग करना, ये हो जाएंगे हमारे ध्वंसात्मक में। तो इसलिए क्या है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, चौथा देखें तो गलत है, बाकी सॉरी चौथा ही गलत है देखेंगे, क्योंकि क्या है रचनात्मक की बात की तो रचनात्मक 3 हो जाएंगे, बाकी ध्वंसात्मक है देखेंगे तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि क्या बात कर रहा है कि रचनात्मक पहलू की बात कर रहा है, तो 3 हो जाएंगे हमारे रचनात्मक वाले। तो ध्वंसात्मक वाला हो जाएगा हमारा उपाधियों को सम्मानों का त्याग। तो ठीक, तो इसलिए क्या है बाकी 1 2 3 ये ऑप्शन हमारा 1 2 3 ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बात करते देखो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखें पार्लियामेंट सुधार, साइमन कमीशन, चोरा चोरी घटना और दांडी मार्च। तो देखेंगे आपको इसमें आंसर मैं बता देता हूँ। देखो तो आपको बिल्कुल सोचना खाली, दांडी मार्च क्या देखेंगे तो नमक कानून आपको बताया, नमक का क्या है अवैध निर्माण। चोरा चोरी घटना देखेंगे कि चोरा चोरी घटना में क्या होता कि आंदोलनों को क्या हुआ था क्या स्थगित, देखें तो रोक दिया था आंदोलन को। और देखेंगे साइमन कमीशन, साइमन कमीशन देखेंगे और देखेंगे आपका है पार्लियामेंट सुधार। तो पार्लियामेंट सुधार आ जाएगा आपका, साइमन कमीशन देशव्यापी आंदोलन था और पार्लियामेंट सुधार क्या था सांप्रदायिक चुनाव, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखें ये शायद इसका सटीक बैठ रहा है, ए का 3 ठीक है, बी का 1 ठीक है, सी का 2, सी का देखेंगे 2 ही है और डी का 5। तो क्या है हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, देखो भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं। देखो क्या है गवर्नर वाले प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। इस अधिनियम ने क्या है गवर्नर के विवेकाधिकारों को सीमित कर दिया था। और तीसरा पॉइंट है कि गवर्नर शासन के दौरान भी क्या है मंत्री को अपने पद पर बने रहना था। तो आपको आंसर बताना क्या आंसर इसका, तो इसका आंसर आ जाएगा केवल 1 और 3 हो जाएगा, केवल क्या है 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखेंगे क्या है इसमें क्या है गवर्नर के अधिकारियों को क्या सीमित कर दिया था, ये गलत है इसका, बाकी इसका आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हमारा कि देखो व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह क्रिप्स प्रस्ताव के विरुद्ध एक प्रक्रिया थी। देखेंगे यह क्रिप्स की क्या है विरुद्ध एक प्रक्रिया थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नहीं था बल्कि भाषण के अधिकारों की मजबूती के लिए था। अगला है प्रथम चयनित सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, उपरोक्त सभी। तो आपको आंसर बताना है। अगर देखिए इसका आंसर बी रहने वाला है। तो क्या ये व्यक्तिगत सत्याग्रह था, ये क्या था, ये क्या है भाषण के अधिकार की मजबूती के लिए था। देखिए तो अगर देखिए इसकी थोड़ी सी डिटेल जाने, क्या अगस्त प्रस्ताव के क्या है विरुद्ध एक प्रक्रिया थी, ठीक है। चुने जाने वाले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे सबसे पहले देखेंगे तो विनोबा भावे थे। उसके बाद देखेंगे दूसरे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे दूसरे, तीसरे थे ब्रह्मदत्त थे और जो क्या है गांधी आश्रम में निवास करने वाले एक व्यक्ति थे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो देखो कथन दे रखे हैं, यह एक क्या है अत्यंत स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था। यह अन्य 2 आंदोलनों अर्थात असहयोग और सविनय आंदोलन की तरह क्या है क्रमिक नहीं था। यह अखिल भारतीय आंदोलन था और क्या है यह पूरी तरह से अहिंसक आंदोलन था। तो देखेंगे इसमें से ये गलत हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ठीक है, बाकी तीसरा इसमें गलत है। तो देखेंगे तो 1 और 2 ठीक है, 1 और 2 ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखें तो ये पूर्ण रूप से क्या है अहिंसात्मक नहीं था, आपको बताया इसमें हिंसा भी हुई थी। ये अगर देखें गांधी जी का पहला आंदोलन था जिसमें हिंसा हुई थी। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, देखेंगे तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक आकांक्षाओं के ताबूत में नौसेना विद्रोह क्या है आखिरी कील साबित हुए। निम्नलिखित में थे आपको नौसेना विद्रोह के संदर्भ में कथन दे रखे, सही कौन सा है। रॉयल इंडियन नेवी RIN जिसे कहते हैं का विद्रोह, इंडियन नेशनल आर्मी INA ट्रायल एवं क्या है रॉयल एयर फोर्स के मतलब विद्रोह के बाद हुआ। और देखेंगे नौसेना के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता था उसके विरुद्ध
RIN विद्रोह कराची में शुरू हुआ था। तो इसके आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर देखेंगे तो केवल एक हो जाएगा, बाकी दूसरा गलत है। कराची में देखें तो नहीं हुआ था, आपको डिटेल बता देते पूरी। तो देखो, RIN विद्रोह 18 फरवरी 1946 को बम्बई में तब शुरू हुआ जब HMIS तलवार की नौसेना के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को लेकर असंतोष उत्पन्न हुआ। उसके बाद कराची में HMIS हिंदुस्तान में विद्रोह हुआ। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार देखें तो हमारे ये सीरीज भी देखें तो चौथा जो पार्ट है भी खत्म हो चुका है। आई होप सभी के क्वेश्चन मतलब बिल्कुल पसंद आएंगे और समझ में आएंगे, क्योंकि इतने हार्ड भी क्वेश्चन नहीं, इतने इजी भी नहीं है। देखें तो लेवल वही है जो CTET में आता है, और उससे भी ऊपर भी लेवल देखेंगे, क्योंकि देखें तो हमें थोड़ा सा हार्ड को ही करके चलना पड़ेगा, तभी क्या है हमें सफलता प्राप्त होगी। तो देखें तो इसी के साथ क्या है अपने शब्दों को हम विराम देते हैं, और क्या है देखते हैं अब जो अगला नेक्स्ट पार्ट आएगा, क्योंकि हमने आज क्या है जो हिस्ट्री के सारे जो 3-4 सीरीज थी हमारी खत्म हो चुकी हैं। इसके बाद में क्या हम ज्योग्राफी करेंगे, उसके बाद क्या पॉलिटिकल के ऐसी क्या है टेस्ट सीरीज लाएंगे, और उसकी क्या है क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से ही करवाएंगे बिल्कुल डिटेल में, ताकि क्या है आपका एग्ज़ाम अच्छा हो सके। तो चलते हैं, अब तक के लिए धन्यवाद।